नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी। श्रीलंका। कैसे एक देश आज़ादी के बाद लोकतंत्र तो बना, लेकिन फिर अपने ही अंदरूनी संघर्ष में मतलब एक गृह युद्ध में फंस गया। हाँ, और इसमें बहुसंख्यकवाद की क्या भूमिका रही, हम इसी पर गौर करेंगे। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है, ये एनसीईआरटी की कक्षा 10 की किताब है, लोकतांत्रिक राजनीति, उसके एक हिस्से पर आधारित है। जी, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे सिंहली समुदाय, जो बहुमत में था, उसके कुछ कदमों ने हाँ, तमिल अल्पसंख्यकों में वो अलगाव, वो एलियनेशन पैदा किया कि देश दशकों तक जलता रहा। यही तो सोचने वाली बात है। 1948 में आज़ादी मिली, एक नई शुरुआत हुई होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब लोकतंत्र होते हुए भी इतना भयंकर गृह युद्ध? हम्म। चलिए, एनसीईआरटी के नजरिए से इसको परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करें आज़ादी के वक्त से। बिल्कुल। देखिए, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, तब उसे सिलोन कहते थे। हाँ। अब वहाँ आबादी में कई समूह थे। सिंहली सबसे ज्यादा, करीब 74%, अच्छा। और तमिल दूसरा बड़ा समूह, लगभग 18%। इसमें भी श्रीलंकाई तमिल थे और भारतीय मूल के तमिल भी। और जाहिर है आज़ादी के बाद ये सवाल उठा होगा कि सत्ता किसके पास होगी, नीतियां कौन तय करेगा। स्रोत यही कहता है कि सिंगली समुदाय अपनी संख्या की वजह से ज्यादा प्रभावशाली था। हाँ, और यहीं से वो सोच जिसे हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं, वो पनपने लगी। मतलब थोड़ा और समझाएंगे इसे? देखिए, बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि जो समुदाय संख्या में ज्यादा है, वो ये मान ले कि देश पर शासन करने का हक उसी का है और वो अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर शासन चला सकता है, भले ही इससे अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं या जरूरतों का ध्यान न रखा जाए। सुनने में ये थोड़ा लोकतांत्रिक उसूलों के खिलाफ लगता है, भले ही सरकार चुनी हुई क्यों ना हो। बिल्कुल। और दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक सोच नहीं रही। हुआ ये कि जो सरकारें चुनकर आईं, उन्होंने ही ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए जिनसे सिंहली प्रभुत्व स्थापित हो। अच्छा। यहीं से मामला, आप कह सकते हैं, बिगड़ना शुरू हुआ। एक बड़ा कदम उठाया गया 1956 में। 1956 का कानून, हाँ मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसमें सिंगली को देश की अकेली राजभाषा बना दिया गया था, है ना? जी हाँ, अकेली राजभाषा, और तमिल भाषा को पूरी तरह से मतलब नजरअंदाज कर दिया गया। सोचिए जरा, तमिल बोलने वालों के लिए कितना बड़ा झटका होगा। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं। ये उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, सरकारी कामकाज में उनकी भागीदारी, सबका सवाल था। अचानक से उनकी भाषा की कोई अहमियत ही नहीं रही सरकारी तौर पर। ये तो पहला बड़ा धक्का था जिसने तमिलों को अलग थलग महसूस कराया होगा। हाँ, और ये अकेला कदम नहीं था। अच्छा। स्रोत में और भी नीतियों का जिक्र है क्या, जैसे नौकरियां, विश्वविद्यालय? जी बिल्कुल। इसके बाद की सरकारों ने और भी ऐसी नीतियां अपनाई जो साफ तौर पर पक्षपाती थीं। जैसे विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए और सरकारी नौकरियों के लिए सिंघली उम्मीदवारों को तरजीह दी जाने लगी। ओहो, मतलब तमिल युवाओं के लिए मौके कम होते गए। हाँ, उन्हें लगने लगा कि भाई, हम काबिल होते हुए भी पीछे रह जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम तमिल हैं। ये भेदभाव का एहसास बहुत गहरा था। तो पहले भाषा, फिर शिक्षा और रोजगार में मुश्किल, और धर्म। श्रीलंका में धर्म भी तो एक अहम पहचान है। क्या उस स्तर पर भी कुछ हुआ? सही पकड़ा आपने। एक नया संविधान बनाया गया और उसमें ये प्रावधान डाला गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और उसे बढ़ावा देगी। अच्छा, और सिंघली समुदाय तो मुख्य रूप से बौद्ध ही है। बिल्कुल। जबकि तमिल समुदाय में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी, ईसाई भी। तो इस कदम ने धार्मिक आधार पर भी एक तरह से दूरी और बढ़ा दी। तो तमिलों को लगा होगा कि न हमारी भाषा की कद्र, न हमारे रोजगार की, और अब हमारे धर्म को भी वो महत्व नहीं मिल रहा। ठीक यही, एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिनसे तमिल समुदाय को लगा कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। स्रोत कहता है कि इसका एक क्यूमुलेटिव असर हुआ, मतलब सब जुड़ता गया। ये जो अलगाव की भावना थी, ये कैसे बढ़ी? क्या स्रोत कुछ और बताता है इस बारे में? हाँ, यहाँ गौर करने वाली बात यही है कि ये सब धीरे धीरे हुआ, पर इसका असर बहुत गहरा होता गया। श्रीलंकाई तमिलों में वो एलियनेशन, वो परायेपन की भावना बढ़ती चली गई। उन्हें साफ लगने लगा कि देश की राजनीति में जो सिंगली नेता हावी हैं,
या उनकी पार्टियां हैं, वो ना तो उनकी भाषा की परवाह करते हैं, ना संस्कृति की, ना उनकी जरूरतों की। उन्हें लगा जैसे वो अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये एहसास भी कि संविधान और कानून ही उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे। हाँ, जब नौकरियों में मौकों में भेदभाव दिखेगा तो ये एहसास तो और पक्का होगा। जाहिर है। और नतीजा, दोनों समुदायों के बीच जो बचा खुचा भरोसा था वो खत्म होने लगा, रिश्ते बिगड़ने लगे, शक और डर ने जगह बना ली। ऐसी स्थिति में तमिल समुदाय ने क्या किया? मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू की। अच्छा। उन्होंने संघर्ष शुरू किए। शुरू में उनके तरीके बिल्कुल शांतिपूर्ण थे, लोकतांत्रिक थे। उनकी मांगे क्या थी उस समय? मांगे बिल्कुल स्पष्ट थीं। पहले, तमिल को भी राजभाषा का दर्जा मिले। दूसरी, जिन इलाकों में उनकी आबादी ज्यादा है वहां उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब रीजनल ऑटोनॉमी मिले। और तीसरी, शिक्षा और रोजगार में बराबरी का मौका मिले। ये मांगे तो सुनने में काफी जायज लगती हैं, बुनियादी अधिकारों जैसी। क्या सरकार ने इन पर ध्यान दिया? स्रोत तो कहता है कि स्वायत्तता की मांग को बार बार ठुकराया गया। हाँ, और यही अस्वीकृति आग में घी डालने जैसा साबित हुई। अच्छा। जब तमिल समुदाय ने देखा कि उनकी वाजिब मांगे जो वो शांति से रख रहे हैं उन्हें लगातार अनसुना किया जा रहा है, तो जाहिर है निराशा बढ़े, गुस्सा बढ़ा। खासतौर पे वो स्वायत्तता वाली मांग। हाँ, उसे बार बार खारिज करने से उन्हें ये लगने लगा कि ये सहेली सरकार उन्हें कोई भी अधिकार देने को तैयार ही नहीं है। तो क्या यहीं से फिर संघर्ष ने मतलब ज्यादा उग्र रूप लेना शुरू किया? बिल्कुल। जब बातचीत के रास्ते बंद दिखने लगे, जब लगा कि लोकतांत्रिक तरीकों से कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो स्थिति बिगड़ने लगी। 1980 का दशक आते आते तो हालात काफी बदल गए थे। श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में जहां तमिल ज्यादा थे, हाँ। वहां कई ऐसे राजनीतिक संगठन बन गए जो अब सिर्फ स्वायत्तता नहीं मांग रहे थे, वो एक अलग स्वतंत्र तमिल राष्ट्र, तमिल ईलम की मांग करने लगे थे। अरे मतलब बराबरी के हक की लड़ाई से बात बढ़कर अब अलग देश की मांग तक पहुंच गई। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, ये एक तरह से हताशा की इंतहा थी। उन्हें लगने लगा था कि इस श्रीलंकाई राज्य के अंदर उनके हित सुरक्षित रह ही नहीं सकते। यहीं से वो जो अविश्वास था दोनों समुदायों के बीच, वो पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। दरारें अब खाई बन चुकी थीं। तो ये जो बढ़ता अविश्वास था और फिर अलग देश की मांग, क्या यही सीधे सीधे गृहयुद्ध का कारण बना? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ, ये बढ़ता हुआ अविश्वास, मांगों का लगातार ठुकराया जाना, तमिल समुदाय में पनपता वो गुस्सा, इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना दी थी। ये सिर्फ राजनीतिक झगड़ा नहीं रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरे जातीय संघर्ष में बदल चुका था और बहुत जल्द इसने गृहयुद्ध यानी सिविल वॉर का रूप ले लिया। हथियार उठा लिए गए दोनों तरफ से। हाँ, और देश एक ऐसे खूनी संघर्ष में उलझ गया जो करीब 2.5 दशक तक चला। 2.5 दशक, ये तो बहुत ही लंबा समय है। स्रोत इस गृहयुद्ध के नतीजों के बारे में क्या बताता है? जाहिर है बहुत भयानक रहे होंगे। भयानक शायद बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। एनसीईआरटी का अंश बताता है कि इस सिविल वॉर में दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए। हजारों लोग? हाँ, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने श्रीलंका को अंदर तक हिला दिया। शायद ही कोई परिवार बचा हो जिस पर इसका असर ना पड़ा हो। और मारे गए लोगों के अलावा जो लोग बच गए उनका क्या हुआ? घर बार? अनगिनत परिवार, उन्हें अपना घर, जमीन सब छोड़कर भागना पड़ा। शरणार्थी बन गए। हाँ, या तो देश के अंदर ही विस्थापित हुए या फिर देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा होगा, जाहिर है। बिल्कुल, रोजी रोटी छिन गई बहुतों की, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, समाज का जो ताना बाना था वो बिखर गया। कुल मिलाकर जैसा कि स्रोत कहता है, इस गृह युद्ध ने श्रीलंका के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को एक भयानक झटका दिया। विकास तो रुक ही गया होगा। दशकों पीछे चला गया देश। ये गृह युद्ध खत्म हुआ जाकर 2009 में, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि शायद आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। ये सब सुन के वाकई बहुत दुख होता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, एक निचोड़ निकालें, तो श्रीलंका का ये अनुभव हमें क्या सिखाता है? देखिए, सबसे मुख्य बात तो यही समझ आती है कि किसी भी ऐसे देश में जहाँ कई जाति, कई संस्कृति के लोग रहते हों, वहाँ अगर बहुमत वाला समुदाय सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करे, अल्पसंख्यकों के हितों को, उनकी भाषा, संस्कृति को नजरअंदाज करे,
तो ये चीज कैसे अलगाव पैदा करती है, कैसे अविश्वास बढ़ाती है और अंत में विनाश लाती है। हाँ, अंत में विनाश। और ये भी कि सरकार भले ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हो, लेकिन अगर उसकी नीतियां सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं है, समावेशी नहीं है, तो वो देश को जोड़ने के बजाय तोड़ सकती हैं। बिल्कुल, नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो पुल बनाए, दीवारें नहीं। ये बात साफ है। एकदम। और यहीं से हम एक और अहम मुद्दे पर आते हैं। ये सीधे तौर पर आज की चर्चा का हिस्सा नहीं था, पर एनसीईआरटी की इसी किताब का मूल विषय है सत्ता की साझेदारी। अच्छा, पावर शेयरिंग। हाँ, श्रीलंका का ये उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी विविधता वाले देश में सत्ता की साझेदारी कितनी जरूरी है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये देश की एकता और शांति बनाए रखने के लिए एक व्यवहारिक जरूरत है। आप कह रहे हैं कि अगर शुरू में ही सत्ता में तमिल समुदाय की भी भागीदारी होती, उनकी भाषा, संस्कृति का सम्मान होता, तो शायद ये नौबत ही ना आती। बहुत हद तक संभव है। देखिए, जब सभी समुदायों को लगता है कि देश उनका भी उतना ही है जितना किसी और का, जब उन्हें लगता है कि फैसले लेने में उनकी भी सुनी जा रही है, उनके हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो वो अलगाव की भावना पनपती ही नहीं है। सत्ता की साझेदारी सिर्फ अधिकार बांटना नहीं है, ये अपनेपन का एहसास जगाना भी है। सही बात। ये पक्का करना कि किसी भी समूह को ये न लगे कि उन्हें दबाया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बहुत जरूरी सबक है, सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए जहां अलग अलग पहचान और संस्कृति के लोग साथ रहते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस अहम चर्चा को हम यहीं रोकते हैं।